शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी जैन शेयर कर रहे हैं। जैन कहते हैं हम लोग डीजी खान के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी दादी अम्मा की बताई हुई एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे आदत थी मैं जब भी अपनी दादी अम्मा के घर जाता था तो उनसे खौफनाक कहानियाँ सुनता था। दादी अम्मा का घर भी डीजी खान में ही था। गर्मी की छुट्टियों में हस्बे मामूल मैं दादी अम्मा लोगों के पास रहने के लिए गया। आज भी गर्मी ज़्यादा थी और हम लोगों ने सहन में चारपाइयाँ बिछाई हुई थी। पंखा चल रहा था। मैं दादी अम्मा के पास बैठा हुआ था। मैंने दादी अम्मा से कहा, दादी अम्मा मुझे पुराने दौर की कोई खौफनाक कहानी सुनाई जिसको आज भी अगर आप याद करती हैं तो आप डर जाती हैं। तो दादी अम्मा ने कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसके चश्मदीद गवाह तुम्हारे दादाजी भी हैं। तो दादी अम्मा ने कहानी शुरू की। दादी अम्मा बताती हैं डीजी खान से कुछ फासले पर जलालपुर रेलवे स्टेशन था। पाकिस्तान का पुराना स्टेशन माना जाता था। वो इतना पुराना और कदीम स्टेशन था कि उसको वीरान स्टेशन भी कहते थे। अपने दामन में बहुत से खौफनाक राज छुपाए हुए था। ये इसी स्टेशन के आखिरी स्टेशन मास्टर की जिंदगी की कहानी थी जिसके ऊपर एक चुड़ैल का साया हुआ और इसकी जिंदगी बदल के रह गई। ये कोई 1970 की दहाई का किस्सा है जब जलालपुर रेलवे स्टेशन पर रहीम बख्श नामी एक उधेड़ उम्र शख्स स्टेशन मास्टर के फराइज अंजाम देता था। स्टेशन पहले ही से सुनसान और वीरान रहता था। यहाँ मुसाफिरों का नामो निशान नहीं था। ट्रेनें भी यहाँ बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए ही रुकती, वो भी बामुश्किल कोई उतरता या चढ़ता। दिन में तो फिर भी कभी ना कभी कोई रौनक होती, लेकिन रात होते ही ये स्टेशन खौफ और पुरसरारियत की इमाजगाह बन जाता। कहते हैं कि हर रात जब घड़ी 12 पर पहुंचती थी, जैसे ही 12 का हिंसा अबूर करती थी तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से थोड़े फासले पर मौजूद एक पुराने और सूखे दरख्त के नीचे से एक औरत की पुरसरार आवाज सुनाई देती थी। उसकी आवाज बहुत ही दिलकश मगर खौफनाक होती। वो अक्सर अपनी उस धीमी आवाज में रहीम बख्श का नाम लेती। वो रहीम बख्श को पुकारती। पहले पहले तो रहीम बख्श को ये लगता था कि उसका वहम है। स्टेशन बिल्कुल सुनसान और वीरान रहने की वजह से उसको ऐसे ख्याल आते हैं। फिर वो अपने हाथ में लालटेन थामे जब अपने कमरे से बाहर निकलता था तो पूरा स्टेशन वीराने में डूबा होता था। दूर दूर तक कोई भी नहीं होता था सिवाय अंधेरे के या स्टेशन पर जलती उस पीली बत्ती के। स्टेशन मास्टर चारों ओर देखता और चुपचाप दबे कदमों अपने स्टेशन के कमरे में वापस चला जाता, लेकिन फिर भी वो खौफनाक और पुरसरार आवाज उसको चैन से बैठने ना देती। थोड़ी ही देर गुजरती तो उसको कमरे के बाहर से छन छन की आवाजें आने लगती, जिस तरह से अपने पाँव में पायल पहने कोई लड़की स्टेशन के आसपास चक्कर लगा रही है, घूम रही है। वो फिर से उठता, स्टेशन के कमरे की खिड़की खोलता और झांक कर बाहर देखता, मगर बाहर कोई भी ना होता। कभी कभी तो स्टेशन मास्टर बहुत घबरा भी जाता, लेकिन वो मजबूर था। उसकी नौकरी थी और उसे वहां पर अपने फराइज सर अंजाम देने ही थे। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। कोई भी रात इस खौफ से खाली ना होती जब वो रहीम बख्श को ना पुकारती। इसी तरह से एक खौफनाक रात थी। आज फिर से जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची तो रहीम बख्श के कानों से एक आवाज टकराई, जिस तरह से कोई खनखनाती हुई हंसी हंस रहा हो, जिस तरह से कोई शोख चंचल लड़की हंसती मुस्कुराती बाहर आई हो। उसे लगा कि शायद
कोई गांव से सवारियां आई होंगी। हो सकता है ट्रेन के आखिरी टाइम पर किसी ने सवार होना हो। चलो उठकर बाहर देखता हूँ। उसे कदमों की आहटें भी महसूस हो रही थी, जिस तरह से बाहर कोई चल फिर रहा है। वो फौरन से उठा, अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वही अंधेरा, वही वीरान स्टेशन, और दूर दूर तक ना कोई बंदा ना बंदे की साथ। उसकी हैरत की कोई हद ना रही। अभी तो यहाँ पर कोई हंस रहा था, बोल रहा था, कदमों की आवाजें भी थी। सब कहाँ गए? स्टेशन मास्टर के कमरे के साथ ही एक वेटिंग रूम था, जहां पर सवारियां बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करती थीं। वो एक लम्हा अपनी लालटेन थामे अंदर भी झांक कर देखने लगा, तो उसे लगा कि जैसे स्टेशन के कमरे के कोने में एक कुर्सी के ऊपर कोई बैठा है। उसका सफेद लिबास था। उसने पूछा, कौन है वहां पर? तो फिर से वही हंसी गूंजी उसके कानों के साथ टकराई। उसने कहा कि कौन है यहाँ पर, बाहर आ जाए। तभी जब वो अंदर जाकर देखने लगा तो वहां कोई नहीं था। ये क्या? अभी तो कोई यहाँ पर मुस्कुरा रहा था, कोई हंस रहा था, किसी का कहका सुनाई दिया। फिर वो कहाँ गया? मैंने भी किसी को यहाँ पर बैठे देखा था, गालिबन कोई औरत ही थी। लेकिन उसने उसको भी अपना वहम कह दिया। रहीम बख्श बहुत कम अपने घर जाया करता था, क्योंकि उसका घर स्टेशन से खासा दूर पड़ता था और रात को अकेले इतना सफर करना उसे मुनासिब नहीं लगता था। उन दिनों में स्टेशन मास्टर की ड्यूटी रात को होती थी। दिन का स्टेशन मास्टर कोई और था, इसलिए रात को रहीम बख्श को ही वहीं पर रुकना पड़ता था। लेकिन रहीम बख्श अपनी रुदात किसी से भी नहीं कह सकता था। वो डरता था कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो शायद ये नौकरी भी खो बैठूं, और मुझे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने घर वालों की कफालत के लिए ये नौकरी तो करनी ही होगी। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा हर आहट पर कान रखता हूँ। अब मैं बिल्कुल भी किसी चीज पर भी तवज्जो नहीं दूंगा। रहीमदाद दोबारा से अपने स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया। उस पुरानी कुर्सी और मेज पर बैठा वो कुछ पुरानी फाइल्स देखने लगा, जिनमें बहुत से पुराने खाते दर्ज थे। अभी वो उनको देख ही रहा था, एकदम से फिर से बाहर से वही पुरसरार पायल की छन-छन सुनाई दी, मानो जिस तरह से स्टेशन के कमरे के बाहर कोई खड़ा है। रहीमदाद ने उस आवाज पर भी गौर नहीं किया और चुपचाप वो फाइल से देखते जा रहा था। तभी स्टेशन मास्टर के कमरे की खिड़की के ऊपर दस्तक हुई। 3 बार किसी ने दस्तक दी। रहीम बख्श ने पूछा, कौन है बाहर? अगर कोई काम है तो दरवाजा खुला है, अंदर आ जाए। लेकिन तीसरी दस्तक के बाद कोई दस्तक नहीं हुई। फिर वो रात वैसे ही गुजर गई। आज रात ट्रेन आई थी, लेकिन ट्रेन मखसूस टाइम सिर्फ 5 मिनट वहां पर रुककर चली गई। ना कोई मुसाफिर उतरा और ना ही कोई मुसाफिर सवार हुआ। शायद ये पहला ऐसा स्टेशन था जहां पर रात के वक्त कोई भी मुसाफिर नहीं होता था। दिन में कभी कभार भूला बसरा कोई मुसाफिर आ जाता था, जो वहां के आसपास के गांव का होता था, या कभी कभार कोई मुसाफिर किसी और शहर में जाने के लिए दिन के टाइम तो सफर कर लिया करता था। लेकिन रात को कोई भी उस वीरान सुनसान स्टेशन का रुख नहीं करता था। वक्त की रफ्तार यूं ही चल रही थी और रहीम बख्श इसी तरह से अपनी जिंदगी उस वीरान स्टेशन पर गुजार रहा था। रहीम बख्श ने एक दफा दिन के टाइम वाले स्टेशन मास्टर से बात की और कहा कि भाई, तुम तो खुश नसीब हो, दिन के वक्त यहाँ पर लोगों का मुंह देख लेते हो। मुसाफिर भी आते हैं और कुछ अपने रोजगार की तलाश में कुछ चीजें बेचने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन मुझे देखो, जो ही रात होती है ऐसे लगता है कि कोई और दुनिया है। ऐसे लगता है कि शायद ये वो स्टेशन है ही नहीं। यहाँ पर रात को कोई भी नहीं होता, तुम जानते हो, सिवाय मेरे, सिवाय इन पुरसरार आटों के और आवाजों के कोई भी नहीं होता। क्या कभी तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? तो एक बार उस स्टेशन मास्टर ने रहीम बख्श की तरफ देखा और कहा, कौन सी आवाज? तो रहीम बख्श ने कहा कि तुम जानते हो, जो ही रात घड़ी 12 पर सुई जाती है, रात के 12 बजते हैं,
तो मुझे स्टेशन के चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं। ऐसे लगता है कि कोई 12 बजने के इंतजार में होता है और उसके बाद वो जाग जाता है। मुझे यहाँ से छन छन की आवाजें आती हैं। इतना ही नहीं, एक औरत की हंसी भी सुनाई देती है। और कभी अगर मैं कमरे से बाहर ना निकलूं तो मुझे कोई आवाज भी देता है। जब रहीम बख्श ने ये बातें की तो दिन के टाइम वाला स्टेशन मास्टर सुन के हंसने लगा और कहने लगा कि ये बातें अब किसी और को मत कहना, कोई तुम्हें दीवाना या पागल समझेगा, कोई ये समझेगा कि उम्र का तकाजा है और तुम्हें रात के वक्त ये वहम और वसवसे पड़ते हैं। रहीम बख्श कहने लगा, ना तो ये वहम है ना वसवसे, कभी मेरी जगह पर तुम भी रात के वक्त ड्यूटी देकर देखना, फिर मैं तुमसे पूछूंगा। उसने कहा कि भाई मैं इन बातों में नहीं आता, मेरी तो जो ड्यूटी है उसी को रहने दो, रात की ड्यूटी तुम जानो और तुम्हारा काम। रहीम बख्श ने उससे कोई बहस नहीं की और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आज रहीम बख्श ने घर जाने का फैसला किया। रहीम बख्श हफ्ते में 2 बार अपने घर भी चला जाया करता था, कभी कभार 3 बार भी। अपना पुराना साइकिल थामे वो उस वीरान सुनसान स्टेशन से गुजरता हुआ अपने घर की जानिब चला गया। घर वालों को भी जाकर वो अक्सर ये बातें बताता था और उसके घर वाले यही कहते थे कि अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो तुम वहां पर नौकरी करना छोड़ दो, कोई और नौकरी ढूंढ लो। जिस पर रहीम बख्श ये कहता था कि नहीं, नौकरियां मिलना इतना आसान नहीं है, गनीमत समझता हूँ कि मुझे ये नौकरी भी मिली हुई है और मैं इस सरकारी नौकरी को नहीं छोड़ सकता। तभी रहीम बख्श ने कहा कि अब मेरा जाने का वक्त है, मुझे जाना होगा। तभी रहीम बख्श अपने घर वालों को मिलकर दोबारा से उसी वीरान सुनसान और पुराने स्टेशन की तरफ आने लगा। रहीम बख्श को वहां पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती थी। घर खासा दूर था और फिर पुरानी साइकिल। वहां पर आने के बाद आज रहीम बख्श ने उस पुराने स्टेशन पर कुछ सवारियों को देखा जो 8 बजे वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जो ही 8 बजे वाली ट्रेन आई तो वो सवारियां भी इसमें सवार होकर चली गई और वहां से कुछ सवारियां उतरकर अपने इलाकों और घरों की तरफ बढ़ गईं। उसके बाद उस वीरान स्टेशन पर सिर्फ रहीम बख्श बचा। फिर वही रात, फिर वही खौफ और फिर वही पुरसरार आवाजें जो रहीम बख्श को वहां पर रहने नहीं देती थी। इसी तरह से रहीम बख्श अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था। उसको फिर से एक दिलकश आवाज सुनाई दी, जिस तरह से उसका नाम कोई पुकार रहा था। रहीम बख्श, बाहर आओ। उसने फिर से अपना नाम सुना। वो खुद को रोक ही नहीं सका और बेइख्तियार उस आवाज की तरफ खिंचता चला गया। इसकी कोशिश यही थी कि आज वो इस आवाज को फिर से नजरअंदाज करे, लेकिन चाहकर भी वो इस आवाज के पीछे जा रहा था। वो इसे पुकारती जा रही थी। जब वो मजबूर होकर इस आवाज के पीछे जाता तो वहां कोई नजर न आता सिवाय एक काले रंग की बिल्ली के, जो खौफनाक सफेद आंखों से इसे घूर रही होती। वो काली बिल्ली एक लम्हे के लिए नमूदार हुई और फिर उसी अंधेरे में गायब हो गई। रहीम बख्श बहुत ज्यादा डर गया। अब वो इस खौफ के मारे दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। इसे रातों को नींद तक नहीं आती थी। इसका चेहरा भी बहुत जर्द पड़ चुका था। इसकी आंखों में एक दायमी खौफ का बसेरा दिन ब दिन होता ही जा रहा था। इसने कई बार छुट्टी लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती। जब लोग देखते थे कि इतना कुछ सुनने और होने के बाद भी रहीम बख्श उसी पुराने स्टेशन पर है, तो लोग कहते थे कि शायद वहां के आसेब ने, वहां के उस पुराने दरख्त के आसेब चुड़ैल ने इसे अपनी कैद में कर लिया है। रहीम बख्श को गांव के कुछ पुराने लोग ये भी बताते थे कि यहाँ पर जो पुराना दरख्त है, यहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा है। वो रात को अक्सर कभी सुर्ख लिबास में तो कभी सफेद लिबास में लोगों को नजर आती है। जलालपुर का वो स्टेशन उस चुड़ैल की वजह से ही वीरान हुआ था। कहते हैं कि पुराने दौर में उस दरख्त के ऊपर ही एक औरत के रोने की आवाजें आती थी, लेकिन आवाजें आने से पहले वो स्टेशन भी एक आबाद स्टेशन होता था। वहां पर भी बहुत से मुसाफिर आया करते थे, लेकिन उस चुड़ैल की आवाजें सुनकर और उसे अपनी आंखों से देखकर लोगों के दिलों में इतना खौफ बैठा कि कोई भी रात का सफर करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। रहीम बख्श को गांव के लोगों ने यह भी बताया था कि वो उस दरख्त के नीचे चांद की चांदनी में सुर्ख लिबास में नजर आती है और अंधेरी रातों में सफेद लिबास में।
جس کا چہرہ بہت بدنما ہوتا ہے، جس کا چہرہ اتنا سیاہ ہوتا ہے کہ رات کی سیاہی میں اس کے چہرے پر صرف 2 سفید آنکھیں نظر آتی ہیں۔ وہ ساری باتیں، وہ سب کچھ رحیم داد کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اسٹیشن اتنا ہانٹڈ ہو چکا ہے کہ یہاں پر کوئی مسافر بھی نہیں رکتا، یہاں تک کہ ڈرائیور اور گارڈ بھی جلال پور کے نام سے گھبراتے ہیں۔ پھر ایک رات آئی، آواز پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور دلگیر تھی۔ رحیم بخش نے حسب معمول اس آواز کا پیچھا کیا اور اس بار وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو اس کا کمرہ خالی پایا گیا، اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رحیم بخش کے اوپر اس چڑیل کا سایہ ہو چکا تھا اور وہ چڑیل اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید رحیم بخش اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا اور وہ وہاں سے کہیں دور بھاگ گیا تھا، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ رحیم بخش جو ہے وہ مر گیا اور اس کو وہ چڑیل کھا گئی۔ بہت سی باتیں وہاں پر گونجنے لگیں۔ وہ ریلوے اسٹیشن ایک پرسرار اور ویران ریلوے اسٹیشن بن گیا۔ دن کے وقت بھی وہاں پر لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا۔ وہ گہرے پرانے خوفناک سناٹوں میں کھو گیا، کیونکہ وہاں پر مشہور تھا اس چڑیل کا بسیرا۔ رحیم بخش کے گھر والوں کو جب پتا چلا کہ رحیم بخش کہیں کھو گیا ہے تو ان لوگوں نے اسے ہر جگہ پر ڈھونڈا۔ اسٹیشن کے آس پاس جتنے بھی گاؤں تھے ہر جگہ جا کر دیکھا تو کوئی بھی پتہ نہیں لگا کہ رحیم بخش کہاں گیا۔ ایک بزرگ کو لایا گیا۔ بزرگ جب وہاں پر آئے، ان بزرگ نے وہاں پر پڑھائی کی، ان بزرگ نے وہاں پر اپنے عملیات کیے، تو ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ رحیم بخش کو وہ چڑیل اپنے ساتھ لے گئی۔ شاید وہ زندگی میں کبھی واپس لوٹ کر آ سکے، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ رحیم بخش کبھی بھی لوٹ کر نہیں آیا۔ دادی اماں جب یہ کہانی بتا رہی تھی ان کی آنکھوں میں بھی یہ خوف تھا۔ دادی اماں نے کہا کہ اس کے بعد اسٹیشن کے اوپر بہت سے لوگ گئے رحیم بخش کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دادا جی بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ دادا جی بھی گئے، دادا جی نے بھی رحیم بخش کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ اسٹیشن ایک بار بند ہو گیا، وہاں سے اب ٹرین بھی نہیں گزرتی تھی۔ کچھ لوگ جن کو اس بارے میں نہیں پتا تھا اگر بھولے بسرے اس اسٹیشن کی طرف چلے جاتے تھے تو ان کو وہی عورت سرخ لباس میں اسٹیشن کے اسی پرانے درخت کے نیچے بیٹھی نظر آتی تھی۔ وہی عورت اور اس کے ساتھ وہ کالے رنگ کی بلی۔ لوگ اسے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جاتے تھے کیونکہ اس کی خوفناک کہکے فضا میں گونج رہے ہوتے تھے۔ دادی اماں نے جب مجھے یہ کہانی بتائی میں بہت ڈر گیا۔ دادی اماں کہتی ہیں، دادا جی کہتے ہیں کہ رحیم بخش کے کھونے کے بعد وہ اسٹیشن اس حد تک خوفناک ہو چکا تھا کہ اس کی دیواریں بھی جیسے کالی پڑ گئی تھیں۔ پتہ نہیں رحیم بخش کہاں چلا گیا، وہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹا۔ یہ میری دادی جی نے ایک کہانی سنائی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ جیسے بعض اوقات جنات انسانوں کی زندگیوں میں اس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں کہ ایک عام انسان کا دل اور دماغ ان چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی ایک کہانی میں نے بھی سنی تھی جس میں ایک عورت کو جنات اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ بات تقریباً آج سے 8-9 برس پرانی بات ہے۔ مجھے کسی نے یہ سٹوری بتائی تھی، اس وقت میں اسکول میں تھی، تو مجھے میری ایک فرینڈ نے بتایا کہ ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے گاؤں سے۔ تو وہ جو ان میں ایک خاتون تھی وہ بہت زیادہ بیمار تھی، ان کے علاج کے لیے ان کو شہر میں لے کر آئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ان کو ہاسپٹل لے کر جاتے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی دماغی مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر کے پاس ان کو لے کر جاتے تھے۔ ان کا بہت سا علاج بھی کروایا لیکن ڈاکٹری علاج سے ان کو بالکل بھی آرام نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ ان کو کسی صاحب علم کے پاس لے کر گئے۔ جب وہ صاحب علم جو تھے انہوں نے ان کے اوپر پڑھائی شروع کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر جنات سوار ہیں، یہ جنات کی زد میں ہے، جنات نے ان کا دماغ جکڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے ان کا علاج شروع کروا دیا۔ ان کو گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا گیا۔ جب ان کے گلے میں وہ تعویذ پہنا وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ پہلے وہ پھر بھی شور مچاتی تھی، روتی تھی، ایون کہ شام کے بعد گھر سے نکل جاتی تھی، پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ کہاں جاتی ہیں۔ اور پھر وہ لوگ ان کو کبھی کسی ویران سڑک سے، کبھی قبرستان کے پاس سے پکڑ کر لاتے تھے۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے۔
جب وہ تعویذ وغیرہ کر رہے تھے تو تقریباً 8-10 دن ہوئے تھے یا شاید 11 دن ہوئے تھے. تو وہ عورت جو تھی وہ سب کہتے ہیں کہ وہ سوئی ہوئی تھیں, آدھی رات تک بھی وہ سوئی ہوئی تھیں. اس رات ان کے گھر سے جیسے بلی کے رونے کی بہت زیادہ آوازیں آئیں اور اس کے بعد وہ عورت غائب ہو گئی. صبح جب وہ لوگ اٹھے وہ عورت گھر پہ نہیں تھی. گھر کے سارے دروازے بھی لاک تھے, نہ گیٹ کا دروازہ کھلا تھا, نہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا. چھت بھی اتنا اونچا تھا کہ باہر کوئی عورت پھلانگ بھی نہیں سکتی تھی. ان لوگوں نے بہت ڈھونڈا اس عورت کو. وہ عورت جو تھی بھی ایجڈ سی تھی, ینگ نہیں تھی, وہ غائب ہو گئی. پھر وہ لوگ یہاں تک کہ پولیس اسٹیشن میں گئے, پولیس نے بھی ہر طرح سے انویسٹیگیشن کی, اس عورت کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. وہ لوگوں نے پھر ایک صاحب علم سے رابطہ کیا, ان سے پتہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جنات ان کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. انہوں نے کہیں وہ تعویذ اتارا اور جنات ان کو لے گئے. ان کا وہ جو تعویذ تھا ان کے گھر کے ایک جیسے سٹور نما کمرہ ہوتا ہے, جیسے سٹور ہی آپ کہہ لیں, سٹور میں ہی ان کو ملا تھا ان کا تعویذ, ایک چارپائی کے نیچے. لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. کافی عرصہ گزر گیا, 3-4 ماہ گزر گئے. کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ اس حلیے کی عورت وہ قبرستان کی طرف دیکھی گئی ہے. اور لوگوں نے وہاں پر بھی جا کر بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی. 3-4 بار لوگوں نے ان کو کہیں قبرستان کے آس پاس دیکھا لیکن اس کے بعد وہ نہیں ملی. تو وہ میں نے ایک سٹوری سنی تھی, یا پھر آج میں نے یہ ایک سٹوری جیسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اس طرح سے بھی لوگوں کی زندگی میں معاملات ہوتے ہیں کہ جنات ان کے اوپر ایسے حاوی ہوتے ہیں, وہ جنات ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, یا وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں, انسانی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, یا پھر وہ کہیں بھاگ جاتے ہیں کہ انسانوں کو نظر ہی نہیں آتے, ایسے گمنام ہو جاتے ہیں. تو اس چیز میں اس چیز کو بالکل بھی سمجھ نہیں سکی. میری سمجھ سے یہ چیز بالکل ہٹ کے ہے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. رات کی کہانیوں میں بھی بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی, اس کو ضرور وزٹ کریے گا. جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, رات کی کہانیاں میرا نیا چینل ہے, ہارر سٹوریز کا ہی چینل ہے, لیکن اس پر میری سٹوریز کا سٹائل کچھ اور ہے, تو ان کو بھی جا کر ضرور وزٹ کریے گا. آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.